तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने सिंगुलैरिटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास हमने स्टार्ट कर रखा था लास्ट क्लास में पोल्स को। तो बच्चे उस पोल्स के अंदर जो दूसरी डेफिनेशन है उसको और क्लियर करने के लिए और अभी भी पोल्स के अंदर कुछ और बातें हैं कि अगर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम फंक्शन हो तो हम पोल्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और करवा रहा हूँ जो पोल से रिलेटेड है। तो बच्चे कल वाली हमने पोल्स में दो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया आप लोगों के लिए, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन जेड की पावर 3। मुझे इस क्वेश्चन में भी ये बताना है कि इसमें सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है या नहीं और सिंगुलैरिटी किस टाइप की है। तो बच्चे देखते ही पता लग रहा है कि अपॉन में जेड क्यूब आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में 1 अपॉन जेड है। चेक करो, आपको कहा था कि सिंगुलैरिटी डिपेंड करती है प्रिंसिपल पार्ट पे, और प्रिंसिपल पार्ट किसको कहते हैं? जिसमें जेड नीचे की तरफ हो यानी डिनोमिनेटर में हो। जैसे हमने जेड को डिनोमिनेटर में देखा तो हमें इतना आइडिया तो है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है। अब वो रिमूवेबल है, पोल्स है, आइसोलेटेड एसेंशियल है या नॉन आइसोलेटेड है, वो सब देखने के लिए सबसे पहला टास्क इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करते हैं। बच्चे देखो, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चे मैंने एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड क्यूब को इस तरीके से लिखा, और बच्चे ब्रैकेट में चल रहा है ई की पावर जेड। ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं कि एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड को अलग और 1 अपॉन जेड क्यूब को अलग। फिर हमने कहीं ना कहीं एक्सपेंशंस पढ़े हुए हैं, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये काम करता है। तो बच्चे अगर e की पावर z का लिखना चाहें तो उसको देखकर लिखो 1 अपॉन जेड क्यूब, e की z का एक्सपेंशन उसको देखकर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। फिर बच्चे इस जेड क्यूब को अगर अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस इस जेड क्यूब को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर। फिर इस स्टेप को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। हाँ जी बच्चे, ये जेड क्यूब और ये जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचेगा? जेड। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इस जेड क्यूब को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, अगर इसके आगे की एक टर्म और लिख दें हम थोड़ा बेटर समझने के लिए, तो z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यही कुछ आएगा। और इस z क्यूब को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो अब z की पावर्स ऊपर की तरफ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब आगे अगर मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ तो बच्चे z की पावर्स न्यूमिनेटर में आएंगी, डिनोमिनेटर में नहीं आएंगी। अब ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पार्ट हमें दिख रहा है और हम गिन पा रहे हैं कि किन किन टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है। अगर मैं इस पूरी लाइन में z को 0 पुट कर दूं तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। दैट मीन्स हम गिन पा रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी कितनी टर्म्स में बन रहा है। तो पोल की पहली डेफिनेशन, अगर प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता है यानी हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में काउंट कर पा रहे हैं कि इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है 3 टर्म्स के अंदर, तो इसका मतलब हम काउंट कर पा रहे हैं। और अगर हम काउंट कर पा रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी कितनी टर्म्स में बन रहा है, तो वो हमेशा किस टाइप की सिंगुलैरिटी होती है? पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी। और पोल्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे? पोल का ऑर्डर अगर हमें क्वेश्चन में निकालना हो तो बच्चे जिन टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है उनमें जो टर्म में जेड की पावर मैक्सिमम होगी वही हमारे उस पोल का ऑर्डर होगा। तो अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो बच्चे इसके अंदर जेड की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब z इक्वल टू 0 पर
जो पोल मिल रहा है वो किस ऑर्डर का मिल रहा है, 3 ऑर्डर का। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 3 टर्म्स को नहीं गिन रहा कि 3 टर्म्स इन्फिनिटी बना रही है तो इसका पोल का ऑर्डर 3 हो गया, नहीं। अगर ऊपर और नीचे अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो उसमें इसका सेंस बिल्कुल भी ये नहीं है कि 3 टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है तो इस पोल का ऑर्डर 3 हो गया। जिन टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है उनमें जो जेड की मैक्सिमम पावर होगी वही उस पोल का ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 को अपनी कॉपी में राउंड कर लो कि यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 पुट करने पर हम नंबर ऑफ टर्म्स गिन पा रहे हैं कि इन्फिनिटी कितनी टर्म्स में बन रहा है, 3 में बन रहा है, 4 में बन रहा है। तो फिर जो जेड की मैक्सिमम पावर होगी वो उस पोल का ऑर्डर होगा। और किस पॉइंट की वजह से पोल आ रहा है, जब हम जेड को 0 रख रहे हैं तब इन्फिनिटी बन रहा है। तो जेड इक्वल टू 0 पोल है कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर जेड इज इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो बच्चे इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें अलग अलग टाइप के फंक्शन थे उसमें एक बार फिर से सिंगुलैरिटी चेक की और देखा कि हमें इसमें पोल टाइप की सिंगुलैरिटी देखने को मिल रही है। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन पाओ तो हमेशा वो किस टाइप की सिंगुलैरिटी होती है, पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी होती है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको दूसरे नोट से भी करके दिखाता हूँ बच्चे। तो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन जेड क्यूब। अब देखो दूसरा नोट लगाना कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप बेटर रहोगे कि जब भी अलग अलग टाइप के फंक्शन हो तो दिमाग में एक ही चीज रखो कि कहीं ना कहीं जो ऊपर फंक्शन होगा उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेंशन होगा, लाइक साइन होगा, कोस होगा, टेन होगा, तो उनके एक्सपेंशन आपको थोड़े से पता होने चाहिए, वो लगाओ और फिर आंसर निकाल दो। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को गिन पा रहे हो कि जिनमें इन्फिनिटी बन रहा है वो टर्म्स अगर गिन पा रहे हो तो वो हमेशा पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी होगी। अब इसी का एक और एग्जांपल लेकर बात करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अब अगर अलग अलग टाइप के फंक्शन हो, जैसे सेम टाइप के फंक्शन हो, तो एक एग्जांपल और लिया, इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। अब अगर इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है और बच्चे नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टाइप के फंक्शन हो तो पोल्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर, आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। क्योंकि देखो एक्सपेंशंस तो लग नहीं रहे, तो इसका मतलब रिमूवेबल या कुछ और टाइप की सिंगुलैरिटी तभी बन पाएगी जब हम उसको कुछ ना कुछ अलग अलग कर सके। अब इन फंक्शनों को हम अलग अलग कर नहीं सकते, सेम टाइप के फंक्शन है, इनका कोई एक्सपेंशन भी नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी होती है और वो सिंगुलैरिटी निकालना बहुत आसान है। बस आप डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। उससे जो आपको जेड की वैल्यूज मिलेंगी वही आपके पोल होंगे। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर ऊपर और नीचे सेम टाइप के फंक्शन है, मेन अलजेब्रिक फंक्शन अगर है तो सीधा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करो, जहां से जेड की जो वैल्यूज आएंगी वही पोल होंगे। और ऑर्डर के लिए इस ब्रैकेट की पावर देख लो, तो यहां से अगर मैं इस स्टेप को इक्वल टू 0 रखूंगा तो जेड इक्वल टू 3 पोल है और इस ब्रैकेट की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये कितने ऑर्डर का पोल है, 2 ऑर्डर का। और 2 ऑर्डर के पोल को हम क्या बोलते हैं, डबल पोल। ऐसे ही इस वेक्टर को अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी -2 और इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1। तो जेड इक्वल टू -2 पोल है कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। और अगर ऑर्डर 1 हो तो उसे बोलते हैं सिंपल पोल। तो बच्चे मैं लिखता हूं, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, पुट डिनोमिनेटर। तो ये ऐसा कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रह जाए इसलिए लिख रहा हूं। तो डायरेक्ट आप नीचे वाले फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख दो और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा सिर्फ पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी होती है। तो मैंने इस पूरे फैक्टर को इक्वल टू क्या रख दिया, 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहां से z इक्वल टू 3 आया। पर देखो पावर 2 है तो इसका मतलब 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको कहेंगे z इक्वल टू 3 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर। हाँ जी, इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये कितने ऑर्डर का पोल है, 2 ऑर्डर का। इसी तरीके से अगर आप z माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू आएगा 2, सॉरी यहाँ पर प्लस था बच्चे तो यहाँ पर प्लस कर लो,
तो z इक्वल टू -2, और अगर इस ब्रैकेट की पावर चेक करें तो कितनी है 1, तो z इक्वल टू -2 इज अ पोल, ये पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर उसका ऑर्डर कितना है बच्चे 1, और जिन पोल्स का ऑर्डर 1 होता है उन्हें बोलते हैं बच्चे सिंपल पोल। तो लिखना चाहो ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो रेजिड्यू का करेंगे उनमें इसी टाइप के पोल देखने को मिलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है तो उस केस में हमेशा जो सिंगुलैरिटी होएगी वो पोल्स टाइप की, और पोल्स टाइप की सिंगुलैरिटी निकालने के लिए बहुत सिंपल काम, आप डिनोमिनेटर इक्वल टू डायरेक्ट क्या पुट कर दो 0, उससे इस फैक्टर को जब 0 के बराबर रखेंगे तो z इक्वल टू 3 आएगा, और इस ब्रैकेट की पावर 2 है तो z इक्वल टू 3 पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और अगर पोल का ऑर्डर 2 है तो ऐसे पोल को क्या कहते हैं डबल पोल, डबल पोल। तो ये नाम कल लिखवाए थे मैंने थोड़े से आपको। तो बच्चे सेकंड डेफिनेशन का हम रेयर केस में इस्तेमाल करेंगे। मेनली हमें पता होना चाहिए कि पोल की दो डेफिनेशंस हैं, कि एक तो प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पाएँ, और दूसरा था अगर हम फंक्शन के ऊपर वो जिस पॉइंट पर हमें पोल मिला है वो वाली लिमिट अप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो फाइनाइट और क्या आएगी एग्जिस्ट। लगाने को लगा सकते हैं, चेक कर लो। एक तो z इक्वल टू -2 आया, इसका मतलब हम -2 लिमिट दोनों तरफ लगा दें, तो जैसे आप z को -2 पुट करोगे तो -2 + 2 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर कितनी आ रही है इनफाइनाइट। तो डेफिनेशन दूसरी भी लगा सकते हो, पर ये डेफिनेशन से थोड़ा बेटर लगता है क्वेश्चन, क्योंकि इस डेफिनेशन में हमें ऑर्डर का भी पता लगता है, उसके अंदर हमें ऑर्डर का आइडिया नहीं लगता, इसलिए हम उस डेफिनेशन को नॉर्मली अप्लाई नहीं करेंगे। तो बच्चे यहाँ तक का फटाफट से नोट करें। फिर नेक्स्ट हम टाइप पढ़ रहे हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये हमने पढ़ा है अभी अभी पोल। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो लास्ट थर्ड टाइप रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के सारे टाइप्स हो गए बच्चे हमारे। आइसोलेटेड में 3 टाइप्स की सिंगुलैरिटी थी, रिमूवेबल, पोल्स और एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो थर्ड नंबर पे लगाएं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगुलैरिटी है बच्चे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मैं इसको किस तरीके से याद करवाता हूं, हालांकि इनफाइनाइट की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, पर आप ई को ऐसे माइंड में याद रख लो कि ई का मतलब इनफाइनाइट, यानी अगर प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी टाइम्स बन रहा है, यानी हम प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी को गिन नहीं पा रहे। पोल में क्या होता था कि जो भी प्रिंसिपल पार्ट में हम इन्फिनिटी बनवा रहे थे वो हम काउंट कर पा रहे थे। जैसे अभी अभी आज एक एग्जांपल किया था जिसमें इन्फिनिटी हम गिन पा रहे थे कि 3 बार बन रहा है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी को हम काउंट ना कर पाए कि इन्फिनिटी कितनी बार बन रहा है, तो फिर उसे कैसी सिंगुलैरिटी बोलेंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसकी पहली डेफिनेशन लिखो, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz contain infinite terms, यानी हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कि इन्फिनिटी कितनी बार बन रहा है, कितनी टर्म्स में बन रहा है, देन जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं z इक्वल टू z0 इज कॉल्ड, कोई पॉइंट ही आता है जिसमें इन्फिनिटी बनता है, तो अगर वो इन्फिनिटी टाइम्स बन रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो z इक्वल टू z0 इज कॉल्ड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले कुछ बातें और लिख लो। सेकंड नंबर नोट लगाओ इसमें बच्चे, लिमिट, तो इसमें भी लिमिट की डेफिनेशन है z टेंडिंग्स टू z0, जो z0 को हम एसेंशियल आइसोलेटेड बोल रहे हैं, वो लिमिट अगर हम फंक्शन पे अप्लाई करें तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी, तो
तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। या आपने पढ़ा हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर में, अगर क्वेश्चन में साइन इन्फिनिटी बन जाए, कोस इन्फिनिटी बन जाए, तो इसका मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच कोई वैल्यू। क्यों? क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो -1 से +1 के बीच की ही कोई वैल्यू रखेगा। अब मुझे बताओ, साइन इन्फिनिटी अगर क्वेश्चन में बन गया तो हमें नहीं पता इन्फिनिटी कितना होता है, पर इतना पता है कि जो भी एंगल साथ में हो साइन या कोस के, वो -1 से +1 से ज़्यादा नहीं हो सकते, -1 से ज़्यादा और +1 से कम। तो बच्चे इनकी वैल्यूज़ हमेशा -1 से +1 के बीच में ही रहती है। साइन और कोस के आप ग्राफ चेक कर लो, वो कभी भी -1 से कम नहीं होते और कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं होते। अब -1 से +1 के बीच में कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट, -1.2 मतलब माइनस का 0.004, 0.1, 0.5 इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब, अगर हम फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए, या फिर ऐसा कुछ बन जाए, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चे इन्फिनिटी बनना लिमिट एग्जिस्ट का मतलब नहीं है। इन्फिनिटी बनने का मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, हम आंसर निकाल पा रहे हैं। पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही तो हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे कि ये क्वेश्चन सोल्व होकर कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इनको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसे ही ऐसा कुछ अगर आ गया तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली, तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कोस इन्फिनिटी का भी मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच। तो हल्का सा साइड में अगर ये वाली बात नोट लगाकर लिखना चाहो कि ये चीज़ भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को बताती है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो वो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग यही है कि अगर हम फंक्शन पे ये वाली लिमिट लगाएं और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आए, मतलब ये वाला केस या ये वाला केस फॉलो हो रहा हो, तो उस केस में इस पॉइंट Z0 को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर लिखा मैंने, हेयर Z0 इज कॉल्ड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब इसकी एक डेफिनेशन और है बच्चे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कई क्वेश्चंस में लगवाऊंगा तुम्हें। तो 3rd नंबर पे लिखें, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज गिव्स, अच्छा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी को IES, एसेंशियल आइसोलेटेड बोल दो या आइसोलेटेड एसेंशियल बोल दो, एक ही बात है, गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसका शॉर्टकट नाम भी याद रखना। अब ये लाइन को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। बच्चे क्या रहे थोड़ा थोड़ा बता दूं, जो भी फंक्शन fz दे रखा होगा उसकी हम जीरोज निकालेंगे, उसकी हम क्या निकालेंगे, जीरोज। अब जीरोज कैसे निकालते हैं वो बात अभी करते हैं। जीरोज निकालेंगे अगर वो जीरोज n पर डिपेंड कर रही है, हमने जो जीरो निकाली और वो अगर n पर डिपेंड कर रही है तो उस n के ऊपर आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दोगे। लिमिट पॉइंट का सिर्फ इतना सा मतलब है, अपनी कॉपी में लिख भी लो, लिमिट पॉइंट का मतलब हम उस क्वेश्चन में लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। लिमिट पॉइंट का सिर्फ इतना मतलब है कि हम उस क्वेश्चन पे लिमिट लगा देंगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। बच्चे लिमिट पॉइंट आपने थोड़ा बहुत अगर बीएससी 3rd ईयर की है तो आपने कॉम्प्लेक्स की बुक पढ़ी थी जिसमें मीट्रिक स्पेस नाम का भी एक बुक था, और उसके अंदर आपने ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर एक चैप्टर किया था मीट्रिक स्पेस वाली बुक में, तो उसमें तुमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो लिमिट का मतलब थोड़ी सी सिंपल सी भाषा में क्या थे, या 2nd ईयर में आपने कन्वर्जेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आप क्या कहते थे कि बहुत दूर जाने पर अगर कोई सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो रहा है तो ऐसे सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि बहुत दूर जाने पर वो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे लिमिट पॉइंट का सिंपल सी भाषा में मीनिंग, अगर आपने फंक्शंस की जीरो निकाल ली और वो अगर n पर डिपेंड कर रही है तो उसके ऊपर लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या लगा दो, इन्फिनिटी। उससे जो आपको वैल्यूज मिलेंगी z की,
वो डायरेक्ट आपको क्या देंगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों बातें समझाता हूँ, तो एक क्वेश्चन ऐसा बुला रहा हूँ जिसमें मैं ये तीनों बातें आपको जस्टिफाई करवाता हूँ। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। पहली डेफिनेशन पढ़ो, अगर एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनाइट टर्म्स बन रही हैं, मतलब इन्फिनिटी बार बन रहा है, तो उस केस में जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी बन रहा है उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फिर अगर फंक्शन पे वो वाले पॉइंट की लिमिट अप्लाई करें और वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आए, तो उस केस में भी कौन सी सिंगुलैरिटी मिल रही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तीसरा नोट, फंक्शंस की क्या निकाल लो, जीरो, और जीरो अगर n पर डिपेंड कर रही है तो उस पर लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, वो भी हमेशा आपको क्या देगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, किसमें, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, या कह दो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इसके दो नाम हैं, दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हो। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुने एक एग्जाम्पल। तो ये वाली बातें जो मैंने मिटाई है वो साइड में नोट लगाकर लिख लेना। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/z। अपनी मर्जी से कोई जेड का एक फंक्शन लिया। बच्चे अभी तक तो मेरे को इसमें प्रिंसिपल पार्ट ही नहीं दिख रहा। भाई हमने कहा था जितने भी टाइप की सिंगुलैरिटी है वो प्रिंसिपल पार्ट पे डिपेंड करती है, और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इसमें आपको डिनोमिनेटर में जेड तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब अभी तक तो हमें इसमें सिंगुलैरिटी नहीं दिख रही, पर ऐसा नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करके लिखें तो हमें सिंगुलैरिटी बिल्कुल दिखेगी। मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल करवाया था जिसमें e की पावर x का एक्सपेंशन था 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब सोचो अगर e की x का एक्सपेंशन ये होता है तो e की पावर 1/z का एक्सपेंशन क्या होगा। आप इस पूरे एक्सपेंशन में x के बदले क्या पुट कर दो, 1/z। तो करो मेरे साथ पुट। तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो एज इट इज 1 प्लस x के बदले 1/z रखेंगे तो 1/z, फिर x के बदले 1/z रखेंगे तो 1/z का स्क्वायर, और नीचे साथ में चल रहा है बच्चे 2 फैक्टोरियल। इसी क्रम में अगर आगे चलें तो x के बदले 1/z पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/z की क्यूब, और साथ में चल रहा है 3 फैक्टोरियल। और अगर आगे भी एक्सपेंशन लिखेंगे तो बच्चे 1/z की पावर 5 फैक्टोरियल, 1/z की पावर 7 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। अब मुझे देख कर बताओ क्या तुम्हें इस फंक्शन में प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है। तो अब दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा था। हम प्रिंसिपल पार्ट किसको कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में z की पावर्स हो, पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, पर हमने इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो अब हम देख पा रहे हैं कि z डिनोमिनेटर में कई बार आ रहा है। आगे भी लिखेंगे तो z नीचे ही आएगा, दैट मीन्स हमें प्रिंसिपल पार्ट तो दिख रहा है। अब ये देखो कि इसमें कौन सा पॉइंट पुट करने पर इन्फिनिटी बार बन रहा है। z को अगर 0 रख दे तो ये भी इन्फिनिटी बना रहा है, ये भी इन्फिनिटी बना रहा है, ये भी इन्फिनिटी, और आगे भी अगर एक्सपेंशन लिखेंगे तो z नीचे ही आएगा और 0 रखने पर वो इन्फिनिटी ही बनाएगा। और ये एक्सपेंशन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो इसका मतलब इस केस में z = 0 इन्फिनिटी बनवा रहा है, कितनी बार, इन्फिनिटी बार। और ये सारा पार्ट कौन सा है, प्रिंसिपल पार्ट। और मैंने लिखा भी क्या है, अगर फंक्शन के प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी कितने टाइम्स बने, इनफाइनाइट टर्म्स में, तो फिर इस z0 पॉइंट को आप क्या कहोगे, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट पुट करने पर इन्फिनिटी बन रहा है, 0 पुट करने पर। तो z = 0 आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि z = 0 पुट करने पर इन्फिनिटी प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टाइम्स बन रहा है, इन्फिनिटी टाइम्स। और अगर हम गिन नहीं पा रहे तो फिर वो कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल। अगर गिन पाते हैं तो पोल, पर अगर गिन नहीं पाते तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर z = 0 गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, क्योंकि 0 पुट करने पर प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी बार बन रहा है, हम गिन ही नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी मिलेगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बच्चे इसको फटाफट से नोट करो। इसी एग्जाम्पल में मैं फिर दूसरी डेफिनेशन समझाता हूँ, और इसी एग्जाम्पल में मैं तीसरी डेफिनेशन भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने की।
अच्छा, ये डेफिनेशन हर क्वेश्चन में लगे ये जरूरी नहीं है, पर इसको याद जरूर रखना है कि हम फंक्शंस की जीरो निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालते हैं वो बताएंगे किसी क्वेश्चन में, और फिर उसके ऊपर क्या लगाओगे, लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और फिर उससे जो जेड की वैल्यूज आएंगी वो आपको क्या देंगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं ये दूसरी डेफिनेशन भी तुम्हें लगा के दिखा रहा हूँ और शो करके दिखा रहा हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ बच्चे, नोट तो तुमने सारे लगा ही लिए। तो इसी एग्जाम्पल को फिर से बुला रहे हैं और सेकंड डेफिनेशन को भी इसके थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं। तो बुलाया मैंने, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1/z। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है और हमें z की वैल्यू कितनी मिली है, 0। तो ये 0 मेरा किसका काम कर रहा है, z नोट का। तो सेकंड डेफिनेशन अगर लगानी है तो हमें वो पॉइंट पहले से ही पता होना चाहिए जिस पे सिंगुलैरिटी मिल रही है। तो z नोट का मान 0 हो गया, तो मैंने दोनों तरफ लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट की वैल्यू कितनी है, 0। एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 e की पावर 1/z। अब बच्चे हम इसके अंदर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शो करवाना चाहते हैं तो कैसे शो करवाएंगे। देखो, जब भी z पे डिपेंड कर रहा है तो z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। ये आपको पता होना चाहिए, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और z टेंडिंग्स टू 0, अगर z टेंडिंग्स टू 0 तो ये चीज भी टेंडिंग्स टू 0, और ये चीज टेंडिंग्स टू 0 तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। तो अगर z टेंडिंग्स टू 0, LHS टेंडिंग्स टू 0, तो RHS भी टेंडिंग्स टू 0, और उस 0 को लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 0। इस केस में x भी टेंडिंग्स टू 0, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी से कंपैरिजन करोगे तो y भी टेंडिंग्स टू 0। यानी अगर लिमिट z टेंडिंग्स टू 0 है तो उस केस में x भी टेंडिंग्स टू 0 और y भी टेंडिंग्स टू 0। तो रख दिया, लिमिट z को xy में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही e की पावर 1/z के बदले क्या रख दिया, x प्लस आयोटा वाई। अब आपने BSc सेक थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स की बुक पढ़ी हुई है। अगर हमारा क्वेश्चन 2 वेरिएबल में है और हम कॉम्प्लेक्स की बुक में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 केस बनाते थे, अलोंग रियल एक्सिस और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो देखते हैं अलोंग रियल एक्सिस वैल्यू क्या दे रहा है और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस क्या दे रहा है। तो ये हमारे लिए एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चे देखते हैं, केस फर्स्ट बनाया हमने अलोंग रियल एक्सिस। तो आपने लिमिट निकालना सीखा हुआ है कॉम्प्लेक्स की बुक में BSc थर्ड ईयर में। अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। हल्का सा लिखना चाहो तो लिख लेना, रियल एक्सिस किस एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y का मान कितना होता है, 0। अब अगर y 0 होता है एक्स एक्सिस पे तो y को तो क्या रख रहे हैं, 0। y को 0 रख देंगे तो y खत्म ही हो गया, तो y की लिमिट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप बन गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e की पावर 1/x। तो बच्चे हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो अब सिर्फ एक वेरिएबल में आ चुका है, x में। और अगर एक वेरिएबल में आ चुका है तो हमने सेकंड ईयर में लिमिट के चैप्टर पढ़े हुए हैं, कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है। अगर वन वेरिएबल फंक्शन है और रियल एनालिसिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये x और y कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पर x और y तो क्या है, रियल नंबर। आयोटा की वजह से वो z क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं फिर तो हम सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बताओ, लिख देता हूँ। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f c माइनस h। c का मतलब होता है जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 0 पे। तो c का मान 0 हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 0 माइनस h। अब 0 माइनस h कहाँ पर रखेंगे बच्चे, ये अंदर वाली चीज x को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा फंक्शन fx कितना है, e की पावर 1/x। मेरा फंक्शन fx कितना है, e की पावर 1/x। और अगर मुझे वैल्यू 0 माइनस h पर निकालनी है तो मैं x के बदले 0 माइनस h रख दूंगा। तो यहाँ भी 0 माइनस h रख दूंगा। तो रख दिया। तो ये वैल्यू आ चुकी है बच्चे e की पावर 1/0 माइनस h। देखो ये क्वेश्चन पहले ही खत्म हो चुका था।
ये तो मैं समझा रहा हूँ कि दूसरा नोट भी इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे 0 माइनस एच को माइनस एच लिख सकते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 ई की पावर -1 अपॉन एच। एच को 0 रख दो, एच को 0 रखेंगे तो ई की पावर -1 अपॉन 0, ये बनेगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और आपको पता होना चाहिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू की बात करें तो कितना होता है इन्फिनिटी। तो ये तो फिलहाल ई की माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मान कितना हो गया 0। तो हमने देखा कि जब हमने पहला केस बनाया तो उस केस में ये x में कन्वर्ट हो गया, और अगर एक ही वेरिएबल में है तो हमने पहले इसकी क्या निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसी फंक्शन की क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल दो। तो लिखने का तरीका तुम नीचे ही लिख देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि इसके दो केस बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मैं अब राइट हैंड लिमिट और निकाल के दिखा रहा हूँ, आप स्पीड से नोट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू याद रखना कितनी आई है 0। अब चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की बात। तो बच्चे देखें, अगर हम इसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकालें तो फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ सी प्लस एच। सी का मतलब जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं 0 पे, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। ये 0 प्लस एच इस फंक्शन में रख देंगे, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 ई की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच। एच को 0 रख दिया, 0 प्लस 0 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ये बनेगा ई की पावर इन्फिनिटी, और उसका मान मैंने साइड में लिख के दिखाया हुआ है, कितनी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 0, राइट हैंड लिमिट आया है इन्फिनिटी, ये दोनों बराबर नहीं है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इस फंक्शन पे ये लिमिट लगाने पर आंसर आ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम अपनी डेफिनेशन में देखो, सेकंड नोट यही था कि आप जिस पॉइंट को आइसोलेटेड एसेंशियल बोल रहे हो वो आप फंक्शन पर अगर अप्लाई करते हो और वैल्यू आती है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो सेकंड नोट में भी z इक्वल टू 0 क्या आंसर दे रहा है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो नीचे की लाइनें मैं लिख देता हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे साइन इन्फिनिटी या कोस इन्फिनिटी बन जाए तो उस केस में भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट डजंट एग्जिस्ट तो उस केस में आप कह सकते हो कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और हमने पढ़ा है कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो वो पॉइंट कौन सी सिंगुलैरिटी देता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सेकंड नंबर नोट बिल्कुल लग गया इसमें, और तुम्हें प्रूव करके दिखाया है। दूसरा कोई बच्चा अगर करना चाहे तो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, जिसे कौन सी एक्सिस बोलते हैं y, और y एक्स पर x का मान क्या होगा 0, तो आप इसमें x को क्या रख दोगे 0, तो x की लिमिट का कोई मतलब नहीं है, फिर उसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे और राइट हैंड लिमिट। पर नो नीड, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो इसके बाद, तो यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट z टेंडिंग्स टू 0, जब आपने fz पर लिखा तो लिमिट आई डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप क्लियरली कह सकते हो ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स z इक्वल टू 0 गिव्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो थर्ड नंबर नोट हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कल कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी करवाऊंगा जिसके अंदर वो नोट भी लगवा के दिखाऊंगा आपको। पता तीनों बातें होनी चाहिए। अब एक बार इस पूरे चैप्टर की समरी देख रहे हैं। सबसे पहले सिंगुलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, किसी z0 पॉइंट को अगर आपको सिंगुलैरिटी बोलना है तो इसका मतलब फंक्शन उस z0 पर एनालिटिक नहीं होगा। अगर z0 पर एनालिटिक नहीं होगा तो वो z0 पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलैरिटी। फिर सिंगुलैरिटी हमेशा किस पार्ट पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल पार्ट पे। सिंगुलैरिटी कितने टाइप की होती है, 2, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। फिर आइसोलेटेड में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि किसी z0 पॉइंट को अगर आपको क्या बोलना है, आइसोलेटेड एसेंशियल, तो सॉरी उस z0 पॉइंट को अगर आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलना है तो उसके डिलीटेड नेबरहुड में पूरा फंक्शन एनालिटिक होगा। मतलब z0 को छोड़कर बाकी सभी नेबरहुड के पॉइंट्स पर वो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो z0 जो है वो एक विचित्र बंदा है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और बाकी उसके पूरे नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक। तो फिर उस z0 पॉइंट को आप क्या कहोगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फिर आइसोलेटेड के आपने 3 टाइप्स पढ़े हैं, रिमूवेबल,
पोल्स और असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल में आपने पढ़ा अगर एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना बचे यानी प्रिंसिपल पार्ट खत्म ही हो जाए तो उस केस में हमेशा किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल। फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर जिस पॉइंट पर रिमूवेबल मिल रही है वो लिमिट लगा दो अगर फंक्शन पे और वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आ रही है तो उस केस में भी वो पॉइंट कैसी सिंगुलैरिटी देगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फिर आते हैं पोल पे। बच्चे पोल कई प्रकार का होता है, सिंपल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, और पोल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको। तो पोल के अंदर हमने पढ़ाया अगर प्रिंसिपल पार्ट में आप इन्फिनिटी वाली टर्म्स को काउंट कर पा रहे हो, वो फाइनाइट है, हम गिन पा रहे हैं कि 3 टर्म्स में बन रहा है, 4 में बन रहा है, तो उस केस में हमेशा हमें पोल्स मिलेंगे और पोल्स के ऑर्डर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो वो मैंने अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया। उसके अलावा आपको पोल के अंदर बताया था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टाइप के फंक्शन हो, दैट मीन्स अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसमें हमेशा पोल ही मिलेंगे और उसके लिए आप डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0, और जो भी नीचे ब्रैकेट्स की पावर होंगी वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। पर अगर अलग अलग वैरायटी के फंक्शन है तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद देखोगे कि इन्फिनिटी किस पॉइंट को पुट करने पर बन रहा है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिन पा रहे हो कि इन्फिनिटी 3 टर्म्स में बन रहा है, 4 में बन रहा है, तो वो हमेशा पोल। और फिर जितनी टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है उनमें जो जेड की मैक्सिमम पावर होगी वही उस पोल का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। अगर पोल का ऑर्डर 1 है तो सिंपल, पोल का ऑर्डर 2 है तो डबल, ऐसे ट्रिपल, 4th ऑर्डर पोल, 5th ऑर्डर पोल, वो एक्स वाई जेड। फिर बात की थी आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलैरिटी। हल्का सा याद करवाया कि ई से असेंशियल और हमने उसको मान लिया एज अ इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगर एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिटी टाइम्स बन रहा है, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे कि कितनी टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा है, तो उस केस में वो हमें कौन सी सिंगुलैरिटी देगा, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलैरिटी। फिर जिस पॉइंट पर आइसोलेटेड मिल रही है अगर वो लिमिट हम फंक्शन पर अप्लाई कर दें और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो उस केस में भी वो पॉइंट हमें कौन सी सिंगुलैरिटी देगा, आइसोलेटेड असेंशियल। तीसरी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे मैं कल की क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा। हम फंक्शंस की 0 निकालेंगे, अगर वो 0 n पर डिपेंड कर रही होगी तो हम उस पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का मतलब लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी, और पुट करने पर अगर वैल्यू जो भी जेड का मान आएगा वो हमें क्या देगा, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलैरिटी। तो बच्चे इतना चैप्टर पूरा रिवाइज करना जिससे आपको कल की वीडियोस बहुत अच्छी समझ आएंगी। तो ये काम अच्छे से नोट कर लें आप लोग, और कल की क्लास में हम सिंगुलैरिटी के सारे टाइप खत्म कर देंगे और उसके बाद 5 एक थ्योरम है, फिर ये चैप्टर खत्म। तो बच्चे ये सबसे छोटा यूनिट है आपके सिलेबस का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगुलैरिटी कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है। ओके बच्चे, थैंक यू क्लास।